ठीक है, आ जाओ। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में वी गोना स्टार्ट। हमने जेडब्ल्यू डोमिनर के बारे में पढ़ा था, जिसने डोमिनर ट्रेड्स दिए थे। आफ्टर डोमिनर कौन आए थे? जोन्स न्यूलैंड आए थे इन 1866। ईयर आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट फैक्ट है, ठीक है, आपको पढ़ना है। एट द टाइम ऑफ न्यूलैंड हाउ मेनी एलिमेंट्स वर नोन? सर हमको पता है एट द टाइम ऑफ न्यूलैंड 56 एलिमेंट नोन थे, यानी हमको पता थे कि 56 एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं नेचर पे एट दैट टाइम, ठीक है, इस टाइम पर। अब न्यूलैंड ने क्या किया? न्यूलैंड अरेंज दीज एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। तो इस केस में क्या किया? he arranged them in increasing order of their atomic mass, ठीक है। उनके एटॉमिक मास के देखा, जिसका मास सबसे कम उसको सबसे पहले रखा, जिसका मास सबसे ज्यादा उसको सबसे बाद में रखा, ठीक है। और न्यूलैंड ने हमको क्या दिया था? न्यूलैंड गिव अस द लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो न्यूलैंड ने हमको दिया था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव, ठीक है। तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव हमको क्या बताता था? न्यूलैंड के अकॉर्डिंग न्यूलैंड ने कहा कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी जैसी प्रॉपर्टी जो एट्थ एलिमेंट है वो शो करेगा, यानी एवरी एट्थ एलिमेंट हैज सिमिलर प्रॉपर्टीज लाइक द फर्स्ट वन। कुछ समझ में आया या ऊपर से निकल गया? नहीं सर, आ गया समझ। समझ में आ गया, ठीक है। अब न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव को क्यों ऑक्टेव ही क्यों बोला गया? क्योंकि ये सिमिलर था जैसे म्यूजिक में होता है। म्यूजिक में हम सुनते हैं स रे ग म प ध नी सा, यानी एवरी एट्थ ट्यून, हर एट्थ ट्यून क्या हो रही है? वापस से रिपीट हो रही है, ठीक है। तो ऐसे यस सर। न्यूलैंड ने भी बोला कि जो एलिमेंट है, जो पहला एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट, उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी किस एलिमेंट के बराबर? एट्थ एलिमेंट के सिमिलर। यानी अगर कोई सेकंड पे होगा तो उसकी प्रॉपर्टी किससे मैच करेगी? नाइन्थ से, ठीक है। यहां तक आया सामने बेटा? ऐसे अगर कोई थर्ड पे होगा, थर्ड एलिमेंट की प्रॉपर्टी किससे मैच करेगी? टेंथ से। ये बातें सब में बताओ। अनुज, मुस्कान, साम्या, यस सर। ठीक है। अब इससे डोंट वरी, टेंशन मत लो, पूरा पिक्चर भी दिखाई जाएगी आपको कि प्रोडक्ट टेबल कैसा दिखता है। मेंडलिन ने जो न्यूलैंड ने जो प्रोडक्ट टेबल दिया था वो कैसा दिखता था। उसके अंदर 56 एलिमेंट थे। फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर थी जैसे एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इस लॉ को क्या बोला गया था? न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव बोला गया था, ठीक है। ये बातें समझ में आई? यस सर। क्लियर? चलो अब आप कुछ चीजें देखो, ठीक है। अब आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आपको एक दिखेगा कुछ। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, आप एक बार फिर से बता दीजिए। बेटा जी अभी दोबारा से बताई जाएगी सारी बातें। आप यहाँ पे देखो, आपके सामने जो पिक्चर आ रही है, ये पिक्चर किसकी है? ये न्यूलैंड की है, ये जोन्स न्यूलैंड है, ठीक है। और इसके नीचे जो टेबल दे रखा है, क्या दे रखा है? टेबल। हाँ, ठीक है, ये टेबल दे रखा है आपको। ये टेबल क्या था? ये न्यूलैंड का टेबल था जो न्यूलैंड ने दिया था। इसमें कितने एलिमेंट नोन थे एट द टाइम ऑफ न्यूलैंड?
56 एलिमेंट। 56। हाँ, अब इन्होंने क्या कर रखा है, अब देखो यहाँ पर, अब अगर काउंट करोगे लिथियम और सोडियम, इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, हम पढ़ते आ रहे हैं। बट अगर आप काउंट करोगे, लिथियम को अगर मैं फर्स्ट मान लूं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ, सेवेंथ और एट्थ, यानी एवरी एट्थ एलिमेंट इज शोइंग सिमिलर प्रॉपर्टीज जैसा फर्स्ट वाला शो कर रहा है। यही बात हमने ब्लैक बोर्ड पे देखा, यही बात मैंने लिखवाई। यस बेटा? यस सर। यस सर। हाँ, ठीक है। हाँ सर, बिल्कुल बात। अब तुम देख रहे हो, इसने ऊपर यहाँ पर क्या दे रखी है, म्यूजिकल टोन्स, स, रे, ग, म, प, ध, नी, सा। नी के बाद वापस से सा आ जाता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। क्लियर बेटा? यस सर। ठीक है, इसकी लिमिटेशन जानते हैं। इसकी अगर आप लिमिटेशन देखोगे, यानी क्यों न्यूलैंड लॉ को डिस्कार्ड कर दिया, ऐसी क्या जरूरत थी या जैसे क्या कमियां थी इसके टेबल में, जिसके कारण आज के टाइम पर हम न्यूलैंड लॉ को नहीं पढ़ते। आपकी एनसीईआरटी में भी ये टेबल मिलेगा एज इट इज, न्यूलैंड टॉपिक के अंदर। ठीक है, चले यस सर। बताओ। ठीक है, लिमिटेशन डिस्कस करें इसकी। यस जब हम सर। इसकी लिमिटेशन डिस्कस करते हैं, लिमिटेशन में देखो, सबसे पहली लिमिटेशन कि ये जो लॉ है, लॉ ऑफ ऑक्टेव, ये सिर्फ और सिर्फ कहां तक वैलिड है, कैल्शियम तक। यानी कैल्शियम के बाद एवरी एट्थ एलिमेंट इज नॉट शोइंग सिमिलर प्रॉपर्टी जैसा फर्स्ट वन शो कर रहा था। जैसे हमारे देखोगे आगे एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर सल्फर और आयरन ले लेते हैं। सल्फर एक नॉन मेटल है, आयरन एक मेटल है, तो इनकी प्रॉपर्टीज वैसे ही मैच नहीं करती। सॉरी, इनकी प्रॉपर्टी मैच करती क्या, बताओ? नो सर। तो यानी जो बातें बोल रहे थे न्यूलैंड का लॉ, वो सारी बातें यानी यहाँ पर वैलिड हो रही थी क्या? नहीं। आफ्टर No, कैल्शियम, sir. यानी इसका लॉ कहां तक काम करता है, कैल्शियम तक काम कैल्शियम करता है। तक। यानी देखो, सोडियम और पोटेशियम दोनों की प्रॉपर्टी मैच करती है, आई फ्लोरीन और क्लोरीन की भी मैच करती है, तो यहां तक इसकी प्रॉपर्टी मैच करती है और यानी वर्क करती है। ठीक है, तो पहली लिमिटेशन क्या हुई, फर्स्ट लिमिटेशन इज दैट कि न्यूलैंड लॉ इज ओनली एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम। कैल्शियम के बाद ये काम करता ही नहीं है। ठीक है, सबको समझ में आ गया पहली प्रॉपर्टी, पहली लिमिटेशन। यस सर। दूसरी लिमिटेशन जाने, देखो दूसरी लिमिटेशन क्या है। ठीक है, सेकंड लिमिटेशन, यहां पर पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज द सेकंड लिमिटेशन। अब हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन से मैच करती है, राइट? बट हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी लिथियम, सोडियम और पोटेशियम से भी तो मैच करती है। यस सुनो, यस सर। अब देखो उन्होंने क्या कर रखा है, उन्होंने हाइड्रोजन को साथ में रखा हुआ है क्लोरीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन के साथ में, बट केमिकल प्रॉपर्टी में तो वो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की जैसे भी शो करता है। तो यहां पर रखने के बजाय यहां पर क्यों नहीं रखा गया, ये क्वेश्चन उनसे पूछा गया, और जिस क्वेश्चन का जवाब ना दे वो लिमिटेशन बन जाती है। तो वो जस्टिफाई नहीं कर पाए पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को। ठीक है, बताओ। यस सर। तो सेकंड लिमिटेशन समझ में आ गई? यस सर, आगे। ठीक है, थर्ड लिमिटेशन देखो। थर्ड लिमिटेशन क्या है कि इन्होंने एक ही स्लॉट में दो दो एलिमेंट को रखा हुआ है। अब दोनों एलिमेंट होते तो डिफरेंट है, अब कैसे दो एलिमेंट सेम पोजीशन पर आ सकते हैं? ये सुनो, उसने अपने लॉ को सही साबित करने के लिए एलिमेंट को, दो एलिमेंट को एक ही स्लॉट में डाल दिया,
बट टेक्निकली क्या ये दोनों एलिमेंट सेम है, ये सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं? नो सर। तो ये क्या बन गई, उसकी लिमिटेशन बन गई, जस्टिफिकेशन नहीं दी उसने, और जिसकी जस्टिफिकेशन नहीं मिलेगी वो क्या बन जाएगी, लिमिटेशन। ठीक है। यस सर। अब इसके बाद देखो, अब जो न्यूलैंड थे, न्यूलैंड का जो लॉ था, लॉ ऑफ ऑक्टेव, ये सिर्फ और सिर्फ काम किसके लिए कर रहा था, सर लाइटर एलिमेंट्स के लिए, जिनका एटॉमिक मास काफी कम होता है। ऐसा ना, बताओ। यस सर। मेरे ख्याल से सबको लिमिटेशन समझ में आ गई, न्यूलैंड लॉ भी समझ में आ गया। ठीक है, चले आगे। सर फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट को, सर तो उसमें सेकंड, नाइन्थ और थर्ड और टेंथ का क्या है? देखो फर्स्ट एलिमेंट, अगर तुम देखोगे फर्स्ट एलिमेंट का एट्थ एलिमेंट जो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा फर्स्ट की, अब जो नाइन्थ वाला होगा उसके लिए तो एट्थ एलिमेंट कौन सा होगा, सेकंड ना। यस सेकंड, यस। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ और नाइन्थ, यानी सेकंड से स्टार्टिंग करेंगे, उसके लिए एट्थ एलिमेंट कौन सा होगा, नाइन्थ वाला ना। अच्छा ओके, यस समझ आ गया। हाँ, जो सिमिलर प्रॉपर्टी है सेकंड और नाइन्थ की मैच करेगी और थर्ड और टेंथ की मैच करेगी। यस सर। ओके मैम, मेरे ख्याल से सभी को न्यूलैंड का समझ में आ चुका है, आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया? मैं मिटा देता हूं। आफ्टर न्यूलैंड, न्यूलैंड के बाद एक साइंटिस्ट है, दैट साइंटिस्ट इज कॉल्ड मेंडलीव। मेंडलीव ने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में, और मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल दिया जिसे हम जानते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के नाम से। ठीक है, और वो कब दिया, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ईयर जाने तो अप्रोक्सीमेटली जो ईयर थी वो 1869 थी, जिस ईयर मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल दिया था, व्हिच मींस न्यूलैंड के 3 साल बाद। ठीक है, उतना डिटेल में हमको जाना नहीं है, साल वाल के बारे में कुछ नहीं ध्यान रखना। चलो, अब जो मेंडलीव था, मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाने से पहले दो बातों का ध्यान रखा। क्या करा, दो बातों का ध्यान रखा। जानने वो दोनों बातें क्या थी? यस सर। ठीक है, तो पहली बात थी, इसने अब इसने याद रखा पहले रिलेशन बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड एलिमेंट, फिर एटॉमिक मास नंबर में रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, यानी किस एलिमेंट का कितना एटॉमिक मास है उसको ध्यान में रखा। पहली चीज ये। दूसरी चीज इसने ध्यान में रखी, जो एलिमेंट है उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या बताती है उसको ध्यान में रखा। ठीक है, देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो पहली चीज तो उसने एटॉमिक मास को ध्यान में रखा, दूसरी बात उसने क्या ध्यान में रखी, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। सबको ये बातें समझ? यस सर। ठीक है, अब ध्यान में रखो एक और चीज, अब जो एलिमेंट थी उनमें जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी, केमिकल प्रॉपर्टीज में भी उन्होंने कुछ स्पेशल कंपाउंड्स का ध्यान रखा, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज में उन्होंने ध्यान रखा जो कंपाउंड बनते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। इसमें ध्यान रखा मेनली ऑन द कंपाउंड ऑफ
हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विद एन एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट के साथ में हाइड्रोजन कैसा कंपाउंड बना रहा है, ऑक्सीजन कैसा कंपाउंड बना रहा है, इन बातों को उसने क्या रखा, ध्यान में रखा। अब पहली बात तो तुम्हारे माइंड में आ जाएगी, सर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही क्यों लिया, बाकी कोई एलिमेंट क्यों नहीं लिया? यस सुनो, केमिकल प्रॉपर्टी में सर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्यों लिया, और कोई एलिमेंट क्यों नहीं लिया उसने? कोई बताना चाहेगा? अनुज बेटा, मुस्कान, सौम्या? Yes, sir. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सुनो, एट द टाइम ऑफ मेंडलीव, क्योंकि उस टाइम पर सर हाइड्रोजन ही ऑक्सीजन ही ऐसे एलिमेंट थे जो ऑलमोस्ट एवरी अदर एलिमेंट्स के साथ में कंपाउंड बनाते थे। बात समझ में आई? बताओ। Yes, sir. इसीलिए उन्होंने इन दोनों एटम को चुना, इनकी केमिकल रिएक्टिविटी कराई उन कंपाउंड के साथ में, और उन कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला चेक किया, और केमिकल फॉर्मूला के बेसिस पर उन्होंने क्या बनाया अपना पीरियोडिक पीरियोडिक टेबल। टेबल। बिल्कुल सही, ठीक है। अब जब उसने टेबल बनाया तो ये दो बातों का ध्यान रखा। अब ध्यान रखा, इसके बेसिस पर उन्होंने दिया मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ। क्या दिया उन्होंने? मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ। अब एक बात ध्यान देना, मेंडलीव ने क्या किया, जो न्यूलैंडर ने गलती की थी, गलती क्या की थी, न्यूलैंडर ने बोला था एवरी 8th एलिमेंट, तो उसने एक नंबर स्पेसिफाई कर दिया, या सुनो कि हाँ एवरी 8th एलिमेंट रिपीट करेगा। बट मेंडलीव ने थोड़ा सा वहां पर अपनी डेफिनेशन में मॉडिफाई किया और उन्होंने नंबर नहीं दिया, और उन्होंने बोला कि एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी रिपीट करेगा। ठीक है, रिपीट करेगा यानी कुछ एलिमेंट के बाद। अब उन्होंने नंबर नहीं दिया, क्या नहीं दिया, पीरियोडिक फंक्शन है, यानी जो एलिमेंट है उसी जैसी प्रॉपर्टी कोई और शो करेगा, बट ऐसा जरूरी नहीं कि वो 2 पे हो या 8 पे ही हो। क्या पता पहला जो रिपीटेशन है वो दो एलिमेंट के बाद ही हो जाए, दूसरा रिपीटेशन 8 एलिमेंट के बाद हो। तो इसकी डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन बहुत ही अच्छी तरीके से इसने बताई थी, और जानो डेफिनेशन के बारे में। और डेफिनेशन याद रखना कि काफी बार इसकी डेफिनेशन पूछी भी गई है। तो डेफिनेशन में क्या पूछा था, फिजिकल एंड केमिकल properties of an element are periodic function। ऐसे लिखना, इसके बाद यहाँ पे लिख रहा हूं, क्या है, periodic function of their atomic mass। ठीक है, कुछ कुछ जगह पर यहाँ पे मास की जगह पे वेट मिल जाएगा, कंफ्यूज मत होना, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, यहाँ पे बात तो समझ, डेफिनेशन समझ में आई? क्या बोला गया, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट की क्या होंगी सर, रिपीट होंगी, यानी पीरियोडिक फंक्शन है किसके रिस्पेक्ट में, उनके एटॉमिक मास के रिस्पेक्ट में। सर लिमिटेशंस के आगे एक बार रिकैप कर दीजिए। अब एक और बात ध्यान दो, इसकी डेफिनेशन जो थी वो ऑलमोस्ट करेक्ट थी, बट एक छोटी सी इससे क्या हुई, मिस्टेक हो गई, एटॉमिक मास उसने बोल दिया। बाद में चल के इसकी डेफिनेशन मॉडिफाई हुई और वो डेफिनेशन बन गई मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ठीक है, बाकी वर्ड टू वर्ड सेम होगा, बस जो क्या चीज इसने गलत बोल दी, गलत भी नहीं बोली थी, क्योंकि उस टाइम पे
एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट हम जानते ही नहीं थे। कौन? मेंडलीव के टाइम तक एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट तो था ही नहीं। तो जो जिस चीज की नॉलेज ही नहीं है तो उसके बारे में बताएगा कैसे? तो मेंडलीव ने नॉलेज थी एटॉमिक मास की, तो एटॉमिक मास को ही इसने अपनी डेफिनेशन में डाल दिया। मेरे ख्याल से सभी को क्लियर। मेंडलीव प्रोडक्ट टेबल देखोगे कैसा दिखता है? Yes, सर sir. पहले एक बार और समझा दीजिए। नहीं समझाएंगे बिल्कुल नहीं। आप लेट क्यों हुए? आप डिस्कनेक्ट क्यों होते हो? सर वो नेट खत्म हो गया तो दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं अभी जो प्रोडक्ट टेबल दिखाऊंगा उसमें सारी बातें रिपीट करूंगा। ठीक है? यस सर। आ जाओ, चलो देखते हैं प्रोडक्ट टेबल में क्या क्या चीजें थी। और जो बातें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वही सारी बातें आप देखना प्रोडक्ट टेबल के अंदर भी हम देखेंगे। ठीक है, आ जाओ। देखो, यहाँ पर ये जो तुम्हारे पास टेबल दे रखा है ये तुम्हारे एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। और ये जो टेबल है ये क्या है? मेंडलीव पीरियोडिक Table. टेबल। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर उन्होंने देखो आर क्या है, आर एलिमेंट लिया है, यानी जिस भी एलिमेंट की हम बातें कर रहे हैं। ठीक है, आर एलिमेंट लिया है तो आर के कंपाउंड बनाए उन्होंने किसके साथ में? R2O यानी ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ में, और दूसरा RH यानी जो एलिमेंट है। अब हमने जो दो बातें ध्यान रखनी थी, कौन सी? कि जो केमिकल प्रॉपर्टी है उन किसके कंपाउंड पे ध्यान देना है? जनरली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड पर। तो जो एलिमेंट है वो हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के ही कंपाउंड बनाता है। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऑलमोस्ट एवरी अदर एलिमेंट के साथ में रिएक्ट करके ऑक्साइड और हाइड्राइड बना रहे थे। तो उनके फॉर्मूले को समझ के वो उनकी प्रॉपर्टी के बारे में प्रिडिक्ट कर रहा था। कौन? मेंडलीव। ठीक है, ये बात तो समझ में। दूसरी बात कि मेंडलीव ने जो एलिमेंट को रखा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास रखा, यानी जिसका मास सबसे कम है उसको सबसे पहले, जिसका मास ज्यादा है उसको बाद में। ठीक है, एट द टाइम ऑफ मेंडलीव कितने एलिमेंट नोन थे? न्यूलैंड के टाइम पर 56 एलिमेंट नोन थे। मेंडलीव के टाइम आते आते 63 एलिमेंट्स नोन हो गए थे, यानी पता चल गया था। ठीक है, बताओ सबको यहाँ तक बात समझ में आई? यस कोई सर। ऐसा जिसको डाउट है? ठीक है, तो ये सारी बातें आप नोटिस करो। पहली चीजें यहाँ पर तुम देख रहे हो उन्होंने क्या रखा है, अलग अलग आर यानी एलिमेंट के साथ में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड बना के दिखा रखे हैं। ठीक है, जो वर्टिकल कॉलम्स है इनको ग्रुप बोला गया, और जो हॉरिजॉन्टल रोज है इनको पीरियड बोला गया। मेंडलीव के टाइम पर मेंडलीव ने जो प्रोडक्ट टेबल दिया था उसमें 9 ग्रुप्स थे और 8 पीरियड्स थे। ठीक है, अभी यहाँ पर आपको 8 ही ग्रुप दिखाई दे रहे होंगे, बट 8 ग्रुप नहीं थे, 9 ग्रुप थे। बाद में चल के नोबल गैस का भी ग्रुप इसमें ऐड कर दिया था 9 के नाम से। ठीक है, 0 ग्रुप के नाम से। बताओ यहाँ तक बातें समझ में आई? सर एक बार और ये वाली लाइन। ठीक, मेंडलीव ने जब प्रोडक्ट टेबल दिया था उसके काफी सालों बाद नोबल गैस डिस्कवर हुई थी। ठीक है, तो नोबल गैस डिस्कवर हुई थी तो मेंडलीव यानी बाकी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अलग से यहाँ पर एक ग्रुप बना दिया, 9th ग्रुप करके, 0 ग्रुप करके। ठीक है, और उसमें सारी नोबल गैसेस को रख दिया और वो परफेक्टली फिट कर रही थी मेंडलीव पीरियोडिक लॉ को, यानी प्रॉपर तरीके से बता रही थी। ठीक है, ये बात याद है, बात है समझ में?
बताओ। अब मेंडलीव प्रोडक्ट लॉ के बेसिस पर काफी सारी मेरिट्स, क्या सारी चीज, काफी सारे मेरिट्स थे, यानी एडवांटेज, काफी सारी बातें हम बता पा रहे थे, यानी काफी सारी बातें मेंटली प्रोडक्ट टेबल ने क्लियर कर दी। पहली चीज तो मेंटली प्रोडक्ट लॉ को अगर आप चेक करोगे, ये काफी ज्यादा सिस्टमेटिक है। कैसा है? सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट। अगर मैं ऊपर के एलिमेंट के बारे में जानता हूं तो बाकी के एलिमेंट के बारे में मैं उनकी प्रॉपर्टी के बारे में प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि उनकी प्रॉपर्टी कैसी होगी। यस और नो? तो पढ़ने में आसानी है। बताओ। दूसरी बात, इन्होंने जो एलिमेंट को रखा हुआ वो किस में रखा हुआ है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। किसमें रखा हुआ है? इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। चेक करोगे, हाइड्रोजन, फिर लिथियम, फिर सोडियम, फिर बोरोन, सबका मास बढ़ता जा रहा है, 9 10 12 14 15 18। यस। तो सिस्टमेटिक वे में जिन प्रॉपर्टी, एक और बात याद रखोगे, क्या बात? जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है वो सेम वर्टिकल कॉलम में फॉल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वर्टिकल कॉलम में फॉल कर रहे हैं, तो उनको पढ़ना आसान रहेगा। जिनकी प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी सिमिलर थी, वो सेम वर्टिकल कॉलम में फॉल कर रहे हैं। तो जो स्टडी हो गई एक इजी हो गई और सिस्टमेटिक हो गई। हमको सबके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं, स्पेसिफिकली पढ़ेंगे तो बाकियों के बारे में हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। राइट? सर ये लाइन एक बार और। ठीक है। तो देखो, लिथियम की जो प्रॉपर्टी है, इट इज सिमिलर टू सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम जैसी होती है। यानी जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, दे फॉल इनटू सिमिलर वर्टिकल कॉलम। ठीक है? यस सर। तो पढ़ने में आसानी हो गई। दूसरी बात, आप यहां पर देखोगे, इसके बेसिस पर, मेंडलीव के बेसिस पर, एट द टाइम हमारे कुछ ऐसे एलिमेंट थे जिनका एटॉमिक मास गलत था। क्या था? गलत था, यानी रॉन्ग था। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बेसिस पर हम बता पा रहे थे कि इस एलिमेंट का एटॉमिक मास में कुछ गड़बड़ है, इसका एटॉमिक मास इसकी पोजीशन से मैच नहीं कर रहा। ठीक है? तो जैसे एग्जांपल के तौर पर वो क्या प्रेडिक्ट कर पा रहे थे? प्रेडिक्ट एरर्स किसके अंदर? इन एटॉमिक मास ऑफ एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स बेस्ड ऑन टेबल के बेस पर एलिमेंट की एटॉमिक मास में एरर बता पा रहे थे। इसका एग्जांपल बहुत अच्छा है, बेरिलियम। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से बेरिलियम का जो एटॉमिक मास हम लेते थे दैट इज 13.5, बट पीरियोडिक टेबल के बेस पर हमको पता चल रहा था कि जो बेरिलियम है वो लिथियम और बोरोन के बीच में आता है। यस और नो? यस। बता। यस सर। हाँ बिल्कुल आता है। तो जो एलिमेंट का, यानी बेरिलियम का जो एटॉमिक मास होगा वो लिथियम से ज्यादा होना चाहिए और बोरोन से कम होना चाहिए। यही होगा? यस सर। यानी लिथियम का जो मास था वो अप्रोक्सीमेटली 7 था और बोरोन का जो मास था वो अप्रोक्सीमेटली 11 था। इसका मतलब जो बेरिलियम का उस टाइम पर एटॉमिक मास था 13.5, क्या वो सही था? बताओ, क्या गलत था? नो सर। सर। गलत था। और बाद में चल के जब उसकी एक्सपेरिमेंटली उसकी वैल्यू निकाली गई और पाया गया जो बेरिलियम का एग्जैक्ट मास है दैट इज 9, यानी ये अचीवमेंट बन गई। यानी कुछ बातें आपने बताई जिसके बेसिस पर आप
एग्जिस्टिंग सिस्टम में गलतियां बता पा रहे हैं, ठीक है। तो ये उसकी अचीवमेंट बन गई, मेंडली पीरियोडिक टेबल की मेरिट्स यानी अचीवमेंट बन गई, ठीक है। ऐसे ही उन्होंने बाकी एलिमेंट के बारे में भी कुछ एलिमेंट और थे जिनका एटॉमिक मास ठीक करवाया, जिनका नाम क्या था, इंडियम, गोल्ड, प्लेटिनम एक्सेट्रा। तो ये और एलिमेंट थे जिनका एटॉमिक मास ठीक हुआ बिकॉज ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, उनकी पोजीशन के बेस पर। सबको बात समझ में आई? सर जैसे हॉरिजॉन्टली यहाँ पर सारे एलिमेंट्स हैं तो वो इंक्रीज हो रहा है उनके एटॉमिक मास वहाँ पर। हॉरिजॉन्टली, हाँ बिल्कुल। यस सर। तो अगर हाँ। वहाँ पे कहीं इंक्रीज नहीं हो रहा तो इट मींस वहाँ उसका एटॉमिक मास गलत है। इंक्रीज नहीं हो रहा है या फिर ज्यादा ही इंक्रीज हो रखा है, यानी उसके पोजीशन पे। अब जैसे बेरिलियम का 13.5 है, अब वो आना चाहिए लिथियम और बोरॉन के बीच में, तो बोरॉन के बाद तो नहीं आएगा, यानी उसके पहले आना चाहिए था। तो उसका मास ज्यादा है या फिर बहुत ही ज्यादा है या फिर बहुत ही कम है, ठीक है। तो मास के हिसाब से भी पीरियोडिक टेबल को जमा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है। बट बाद में चल के इससे Yes, sir. बेटर क्वांटिटी वो मिल गया था, हमको पैरामीटर मिल गया था जिसे हम एटॉमिक नंबर के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो डिफरेंस है वो अलग अलग है, किसी में ज्यादा किसी में कम है, ठीक है। बट आज एट Yes, sir. प्रेजेंट हम एटॉमिक नंबर का यूज करते हैं जो कि टोटली करेक्ट होता है। मेरे ख्याल से तुमको समझ में आ जाता है, Yes, ठीक है। sir. इसकी आगे की प्रॉपर्टी, इसकी नेक्स्ट मेरिट पढ़े, इसके बाद जो नेक्स्ट मेरिट है वो हम जानते हैं, ठीक है। तो मेंडलीव ने क्या रखा, एट द टाइम ऑफ मेंडलीव कितने एलिमेंट नोन थे? 63। हाँ, तो मेंडलीव ने क्या किया, मेंडलीव ने सर्टेन पोजीशन पीरियोडिक टेबल में छोड़ दी, क्योंकि उन्होंने गैप देखा। अब गैप देखा, कई जगह पर गैप बहुत ज्यादा है, तो उन्होंने कहा कि शायद बीच में कोई एलिमेंट है जो मिसिंग है या फिर डिस्कवर नहीं हुआ अभी तक। फ्यूचर में चलकर यहाँ पर एलिमेंट क्या होगा, डिस्कवर होगा। और इसी बेसिस पर उसने क्या रखे, 3 प्लेसेस छोड़ दिए, और बाद में चल के इन 3 मिसिंग प्लेसेस पर, मिसिंग एलिमेंट्स पर पाया गया कि ये 3 मिसिंग एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, और कौन कौन से वो मिसिंग एलिमेंट है उनके बारे में जानते हैं, डिस्कवर हुए बाद में चलकर। तो सबसे पहला है स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। ये 3 जगह मेंडलीव ने खाली छोड़ी थी, और बाद में चलके इनकी जगह पर क्या हुआ, डिस्कवरी हुई, यानी इन प्लेसेस पर एलिमेंट की डिस्कवरी स्कैंडियम की, गैलियम और जर्मेनियम की। जब ये डिस्कवर नहीं हुए थे तो मेंडलीव ने इन प्लेसेस को सर्टेन नाम दिया गया था। वो नाम था एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन। अब एका का मतलब क्या है कि इस एलिमेंट से पहले वाला जो एलिमेंट है वो सिलिकॉन है, यानी तुम देखोगे जर्मेनियम के ऊपर कौन सा एलिमेंट था, सिलिकॉन। सिलिकॉन। यस नो, गैलियम से ऊपर कौन सा एलिमेंट यस था, सर। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। ठीक है। और स्कैंडियम के ऊपर वाला कौन था, बोरोन। बोरोन। तो एका बोरोन के प्लेस पर किसकी डिस्कवरी हुई, स्कैंडियम की। स्कैंडियम। एका एल्यूमिनियम के प्लेस पर किसकी डिस्कवरी हुई, गैलियम। और एका सिलिकॉन के प्लेस पर किसकी डिस्कवरी हुई, जर्मेनियम। यानी कुछ बातें आपने फ्यूचर में प्रिडिक्ट कर दी और वो बातें फ्यूचर में हो गई। क्या ये अचीवमेंट होगी या फिर किसी की, ये सुनो,
यस Yes. सर। यानी तुमने बात बोल दी और फ्यूचर में बात सही हो गई तो तुमको क्या बोला जाएगा सर, कि वो तो बहुत ही बड़े आदमी थे, इन्होंने इतनी बात बहुत बड़ी बात बोल दी, तो ये मेरिट बन गए महापुरुष। तो मेंडलीव ने प्रेडिक्शन किए थे, उस प्रेडिक्शन सही निकल गए, तो मेंडलीव का प्रोडक्ट टेबल क्या हो गया, सही मान रहे थे लोग, यस नो? Yes, sir. यस सर। ठीक है। नेक्स्ट, अब कोई चीज बाद में डिस्कवर होती है, ठीक है, नोबल गैस बाद में काफी लेट डिस्कवर हुई, क्योंकि इससे पहले नोबल गैस के बारे में कोई जानता ही नहीं था। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में क्या किया कि अलग से एक ग्रुप बनाया गया, और वो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को बिना डिस्टर्ब किए उसी ऑर्डर में एग्जिस्ट कर रही थी। यानी बाद में चलकर जब नोबल गैस डिस्कवरी हुई, किसकी डिस्कवरी हुई? नोबल गैसेस की। Noble gas. तो हमने एक अलग से ग्रुप बनाया, जहां पर हमने एक अलग से ग्रुप बनाया यहां पर, जिस ग्रुप को हमने बोल दिया जीरोथ ग्रुप, ठीक है। और इसमें सारी नोबल गैसेस को हमने रख दिया, जितनी भी नोबल गैसेस डिस्कवर सर हुई कौन थी। सा ग्रुप? नोबल गैस जीरो, जीरोथ। हाँ जीरो, यस ठीक है। सर। तो ये ग्रुप डिस्कवर हुआ, मतलब यहाँ पर एलिमेंट डिस्कवर हुए, उन सभी नोबल गैसेस को यहाँ पे रख दिया गया, और फिर भी जो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ था वो अभी भी सही बोल रहा है, यानी जो एलिमेंट है वो अपनी पीरियोडिक प्रॉपर्टी को रिपीट करेगा, क्योंकि इसने क्या नहीं दिया था, नंबर तो नहीं दिया था कि एवरी 8th एलिमेंट या 10th एलिमेंट डिस्कवर होगा, ऐसा ना। यस सर। तो ये सारी क्या थी, इसकी मेरिट्स थी, एडवांटेजेस थी, अचीवमेंट्स। अचीवमेंट्स थी। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसकी लिमिटेशन, कि क्यों मेंडलीव पीरियोडिक लॉ को डिस्कार्ड किया, डिस्कार्ड तो नहीं किया गया, बट क्यों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया, ऐसी क्या क्या कमियां रह गई थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आके करेक्ट हुई। यस ठीक है? सर। मेरे ख्याल से सबको समझ में आई ये सारी बातें, यस सर। Yes. अनुज? ठीक है। सबसे पहली लिमिटेशन तो हाइड्रोजन वाली लिमिटेशन है, कि हाइड्रोजन को यहाँ पे किसके साथ में रखा हुआ है, लिथियम सोडियम पोटेशियम के साथ में। उन्होंने पूछा कि इसको 7th ग्रुप में क्यों रखा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के साथ में। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन पहली